ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और अंक में आपका स्वागत है। जैसे जैसे कोविड के मामले कम हो रहे हैं, देश अनलॉक हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग उसी हिसाब से बाजारों में भीड़ बढ़ा रहे हैं, जगह जगह वो केयरलेस हो रहे हैं। जरूरत है हमें इस समय भी उसी तरह से चौकन्ना रहने की जैसे हम पहले थे। श्रोताओं, कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप ने रोबोटिक्स में क्लिनिकल फेलोशिप हासिल किया है। साथ ही उनके 120 से ज्यादा पब्लिकेशंस जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं और 10 से ज्यादा चैप्टर्स मेडिकल बुक्स में पब्लिश हो चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर अनूप को यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट के लिए लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अनूप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सिद्धार्थ जी, और सभी आकाशवाणी के जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अनूप से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIS News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम का नाम है डॉक्टर अनूप, कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, तो अभी इस समय आप देश में कोरोना की स्थिति कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखिए सिद्धार्थ जी, इस समय हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है कई स्टेट्स में पीक आकर बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ चुका है जी। और कुछ एक स्टेट्स हैं जिसमें अभी भी थोड़ा पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस पर डे लगातार कम हो रहे हैं और अब वो 50 से 60 हजार पर डे पर आ रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि पहले वो 4 से 5 लाख पर डे आ रहे थे जी। दूसरा, जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो अब 1% से भी कम पर आ गई है और जहां हम पहले 4000 केसेस पर डे डेथ्स देख रहे थे, अब वो घटकर काफी कम हो गई है और रिकवरी रेट हमारा 93% हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वेव है उसका पीक लगभग कई स्टेट्स में आ चुका है और अब हम उसको ढलान की तरफ है, केसेस कम हो रहे हैं और जो कि भारत के लिए एक अच्छी खबर है जी। और डॉक्टर अनूप, जैसा कि एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कई बार जब हम बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके ऊपर दबाव था, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, हम पूरी तरह से चौकन्ने थे, समझदार थे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लोगों को छूट दी जा रही है ताकि लोग अपने रोजमर्रा के काम को सुचारू रूप से कर सकें, वहां पे कहीं न कहीं ये रिलैक्सेशन कि अब हम उन चीजों से बाहर आ चुके हैं। क्या ये तीसरी लहर के लिए खतरा हो सकता है, जिस तरीके से वायरस अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जैसे फर्स्ट वेव जब खत्म हुआ था और हम सब लोगों ने देखा कि कैसे कोई जनता रिलैक्स हो गई, उन्होंने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए, कोई मास्क नहीं पहन रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था और जैसी वायरस ने म्यूटेट किया, बहुत ही भयंकर सेकेंड वेव हमारे सामने आ गई। तो अभी हम जो देखते हैं जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, कई स्टेट्स में जनता फिर बाहर आ रहा है और उनको बाहर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में कब से कहते आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं फिर उसका पालन नहीं हो रहा है, फिर मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोविड डिस्टेंसिंग नहीं है और जो हाथ सैनिटाइजर या साबुन से धोने की बात करते हैं उसका भी अब ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोगों के मन में एक गलत मिथ्या है कि क्योंकि अनलॉक हो गया है तो उसका मतलब कोरोना चला गया है, लोगों को ऐसा लग रहा है। तो ये बड़ा एक खतरे वाली बात है और जनता को समझना पड़ेगा कि कोरोना कहीं नहीं गया है, सिर्फ थोड़ा कम हो गया है और अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो थर्ड वेव भी आ सकती है और वो सेकेंड वेव जितनी ही घातक भी हो सकती है। जी। और जिस तरीके से वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, डॉक्टर अनूप आपसे ये जानना चाहते हैं कि
ये जो वायरस म्यूटेट होता है तो एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में बदलने में उसे कितना वक्त लगता है? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जो वायरस है, ये SARS-CoV-19 वायरस जो है, ये आरएनए वायरस है। और जैसा हम जानते हैं, जैसे हमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, फ्लू वायरस होता है, वो वायरसेस भी म्यूटेट नहीं जाने जाते हैं। तो एक वायरस म्यूटेट तब करता है जब वो बार बार रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेशन होने के साथ कि होस्ट की इम्यूनिटी बन गई। होस्ट मतलब कि इसमें ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी बन जाती है तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ चेंजेस लाता है अपने स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि वो इम्यूनिटी को एस्केप कर सके। स्मूल एस्केप मैकेनिज्म बोलते हैं। और उसमें इस वायरस की हम बात करें कोविड की, तो इसके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, वो उसके आउटर कैप्सूल के ऊपर एक प्रोटीन होता है, और ज्यादातर वेरिएशंस उसी में देखी जा रही हैं। हम जानते हैं सेकेंड वेव जो है सबसे घातक इसलिए हुई क्योंकि उस जनता का लापरवाही था, लेकिन दूसरा जो डेल्टा वेरिएंट हम कह रहे हैं उसमें एक डबल म्यूटेशन आई थी, और ये देखा गया है कि इन्फेक्शियस रेट उसका, यानी एक संक्रमित इंसान से दूसरों को फैलाने की क्षमता 40 से 70% ज्यादा थी। इसलिए हमने देखा कि नंबर ऑफ केस सडनली बढ़ गए। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय होता है, जो जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है वैसे वैसे हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग जो ट्रीटमेंट है, हमें उसको रियलाइज करना पड़ता है कि क्या वो उसके ऊपर कारगर होंगे कि नहीं। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे थे कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में एक डेल्टा प्लस करके वेरिएंट देखा गया है, जो सारे साइंटिस्ट ने बताया है। और ये देखा गया कि इस वेरिएंट में जो अभी हाल ही में एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का मिक्सचर भारत में अप्रूव हुआ था, जिसमें कैथेरिनवैब और इंटेमेवियब का कॉम्बिनेशन था, वो इसमें कारगर नहीं साबित हुआ है। तो ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि पहले हम मान रहे हैं कि एंटीबॉडीज से हम पेशेंट को जल्दी ठीक कर सकते हैं, बट अब वो उस पर कारगर नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका सबसे एकमात्र उपाय है इसको रोकने का कि हम पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना मास्क पहने, जिससे कि वायरस अंदर ही न जा पाए। दूसरा, हम अपने को वैक्सीनेट कर लें। अगर हम अपने को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो वायरस अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, तो म्यूटेशन नहीं होगा। जी, और डॉक्टर अनु, अगर हम देखें तो इसके अगर हम लक्षणों की बात करें, या वायरस जब अपना रूप बदलता है, जैसा कि हम लोगों ने पहली लहर में भी देखा था, इसके बाद सेकेंड वेव में भी देखा कि उसके अगर हम देखें तो लक्षण भी कुछ अलग तरीके से थे। जैसे इस बार जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी वो पहली लहर में नहीं थी। तो ये जैसे जैसे रूप बदलता है तो इसका जो लेवल ऑफ इन्फेक्शन होता है और जो सिम्टम्स होते हैं वो भी क्या बदलते जाते हैं? बिल्कुल, जैसे वायरस म्यूटेट करता है उसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आते हैं। और अभी इस सेकंड वेव में हमने देखा है कि ना सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यानी कि नजला, जुकाम, गला खराब, बुखार, वो तो था ही, इसके साथ में जीआई सिम्टम्स यानी कि पेट में दर्द, दस्त लग जाना, उल्टी होना, ये भी सिम्टम्स देखे गए। और ये इसलिए देखे गए क्योंकि जब वायरस म्यूटेट करता है तो ये जाके हमारे ह्यूमन सेल्स में ACE2 रिसेप्टर होता है, उस पर जाके एक्ट करता है। तो वो रिसेप्टर्स हमारे वैक्सीन में भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये देख रहे हैं जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है उसके लक्षण और चेंज होते जाते हैं। और जहां तक होती सिवियरिटी की बात, इस पर देखा गया है कि यंगर लोगों को ज्यादा अफेक्ट किया और सिवियरिटी भी थोड़ी ज्यादा दिखी गई। तो इसीलिए म्यूटेशन जो है एक चिंता का विषय होते हैं। हालांकि म्यूटेशन एक नॉर्मल चीज है जो कि वायरस में देखते आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि म्यूटेशंस को ना होने दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो दो तरीके से ही प्रिवेंट कर सकते हैं, अदरवाइज म्यूटेशंस होते जाते हैं। जी, और डॉक्टर अनूप, आपका यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट में बहुत लंबा अनुभव रहा है और आप देश के, अगर हम ये कहें कि बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट में भी हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, उन्हें इस कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच में किस तरीके से उन्हें क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। और एक चीज आपसे और शेयर करना चाहेंगे कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, आज हम मास्क की बात करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सारी जो आप लोगों को हिदायतें बताते थे कि मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, वही सारी चीजें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी हम अपना रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेशेंट को कई हिदायतें दी जाती हैं। शुरू के 6 महीनों तक हम उनको बोलते हैं कि वो किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं,
हमेशा मास्क पहन के रखने को बोलते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। उन्हें तरह तरह के बैक्टीरियल और वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। प्लस हम उनको हाई डोज में इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं शुरू के कुछ दिनों में, ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो, और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है। तो अब इस समय जो कोविड का जो महामारी चल रही है, इसमें इन लोगों को और खास सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहले तो वो लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं, यानी वो डायलिसिस पर हैं, उन लोगों को ये बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो डायलिसिस के लिए, वो तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस को कराना पड़ता है। लेकिन वो डायलिसिस के लिए जाएं तो ऐसी जगह देखकर जाएं कि वहाँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो हो रहा है, सारे कोविड प्रिकॉशंस फॉलो हो रहे हैं, और वहाँ पर क्योंकि खतरा हो सकता है वहाँ से कोविड लेने का, इसलिए ये देखें कि जिस सेंटर में वो जा रहे हैं वहाँ पर कोविड सारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रिकॉशंस फॉलो हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, जिस समय पीक पर था सेकेंड वेव, ज्यादातर पूरे देश में ट्रांसप्लांट को रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें खतरा बहुत ज्यादा था कि पेशेंट को कोविड हो सकता है। बट अब क्योंकि मैंने बताया कि वेव ढलान पर है, ट्रांसप्लांट फिर शुरू हो रहे हैं, तो अब जिनका ट्रांसप्लांट हो जाता है उनको फिर हिदायत दी जाएगी, क्योंकि उनके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रहे हैं, वो प्लीज 3 से 6 महीने तक किसी भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। कंसल्टेशन भी वो डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, उसके लिए उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ दवाइयां अपने पर लें, और जैसे जैसे डॉक्टर को बताएं वो टेस्ट कराते रहें। और वैक्सीन लगवाने के लिए हम टाइम देते हैं 3 महीने। अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो 3 महीने के बाद जब आपके ड्रग्स जो होते हैं स्टेरॉइड्स वो लोवेस्ट लेवल पे आ जाते हैं, उस समय आप वैक्सीन को लगवा सकते हैं। जी, तो अगर हम प्री ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट के कितने दिनों पहले हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, उसके बाद? बिल्कुल, अगर आपका ट्रांसप्लांट अभी नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं, तो अगर आप उस समय स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आपको कोई बुखार नहीं है, आप बिल्कुल स्टेबल हैं, आपका सांस नहीं फूल रहा है, तो कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो फ्लूइड ओवरलोड में होते हैं, उनका सांस उसके वजह से फूल जाता है, उनको बुखार हो सकता है, तो वो अगर सिम्टम्स नहीं है, आप स्टेबल हैं आफ्टर डायलिसिस, तो आप तुरंत जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑपरेशन से कोई इसका रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है तो हमने बताया कि 3 महीने आपको वेट करना है। जी, 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा अगर आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। आपका यूरोलॉजी में भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। इस समय एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसे यूटीआई की प्रॉब्लम हम कहते हैं काफी बढ़ रही है, बहुत लोगों में देखा जा रहा है। इसके क्या कारण है और लोग इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, यूटीआई जो होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, 2 प्रकार का होता है। एक होता है लोअर ट्रैक, एक होता है अपर ट्रैक। लोअर ट्रैक यानी जब हमारा जो मूत्राशय होता है, इसको हम ब्लैडर बोलते हैं, और नीचे का पार्ट जो कि पुरुषों में प्रोस्टेट होता है, यूरेथ्रा होता है, वो इन्फेक्ट हो जाता है और उसमें पेशेंट को भयंकर सिम्टम्स आते हैं। और अपर ट्रैक यूटीआई होता है, वो किडनी को अफेक्ट करता है। तो इसके कारण जो देखे जा रहे हैं, सबसे कॉमनेस्ट कारण है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक हब बन चुका है डायबिटीज का। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनके सबसे ज्यादा हाई रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। नंबर 2, वो पेशेंट जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको कोई क्रॉनिक डिजीज है और वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इसमें किडनी फेलियर के पेशेंट भी आ जाते हैं। उन पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और उनको इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, वो पेशेंट है, जैसे मेल पेशेंट को प्रोस्टेट की बीमारी है, यानी गदूद बढ़ गया है, गदूद का रुकावट है, उन पेशेंट्स में भी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। और चौथे वो पेशेंट होते हैं जिनको पथरी होती है, जिनको पथरी बन जाती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनमें टेंडेंसी ज्यादा रहती है इन्फेक्शन होने का। तो ये कॉमन कारण देखे गए भारत में कि इन्फेक्शन इस समय बढ़ रहा है, और इसीलिए सावधानी बहुत जरूरत है। अभी हम इन्फेक्शन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं। जी, और अगर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करें डॉक्टर अनूप, तो बहुत सारे पेशेंट्स में किडनी में इन्फ्लेमेशन या सूजन भी देखी जा रही है, ऐसा किस कारण से हो रहा है? देखिए, जो कोविड वायरस होता है, पहले तो फर्स्ट स्टेज में हमारे अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, सेकेंड फेज में लंग्स में चला जाता है। उसके बाद इसके जो मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, उसमें हमारी किडनी भी आती है। तो ये देखा गया है कि इस वायरस की वजह से कुछ साइटोकाइंस निकलते हैं जो हमारे बॉडी में खून के धब्बों को बढ़ा देते हैं, यानी क्लॉट्स बढ़ा देते हैं। और ये देखा गया है कि किडनी के अंदर भी क्लॉट्स जो है बन जाते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, और उसके अलावा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो दोनों ही कारणों से किडनी का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, और इसलिए कई पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी, इसको हम बोलते हैं, एक्यूट शटडाउन हो जाता है। आपने सुना होगा कई पेशेंट जो कोविड के बाद रिकवर कर रहे थे, सडनली उनकी किडनी शटडाउन हो गई, उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक स्टेज होता है,
अगर हम समय से ट्रीटमेंट ना करें तो पेशेंट की किडनी खराब हमेशा के लिए हो सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। जी, और इस समय बहुत सारे ऐसे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार। आप भी डॉक्टर अनूप से सवाल कर सकते हैं। और अब हमारे कार्यक्रम में रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं बलरामपुर से। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज की हमारी फर्स्ट कॉलर। जी 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, फर्स्ट कॉलर है। नमस्कार, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 250 रुपये मेरा नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए, आज आप क्या जानना चाहती हैं? जी बिल्कुल, हम कहने से पहले इतना कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी फर्स्ट टाइम को जो आपने वो दिया था सजेशन अपना, वो तो हम नहीं सुन पाए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मैंने वो सुना था। बट आपने जो भी दिया होगा मैं समझती हूँ बहुत अच्छा रहा होगा, और जो सर ने जो भी क्वेश्चन के जवाब दिए होंगे वो भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जी बिल्कुल। जी जी सर, जैसे कि हमारे यूपी जो सरकार है उन्होंने अभी लॉकडाउन फिलहाल हटा दिया है। यूपी से अनलॉक चल रहे हैं 75 डिस्ट्रिक्ट है, उनमें से सारे हर जगह अनलॉक चल रहे हैं। तो सर इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं कि जब कोरोना आया था तो हमारा जो यूपी था वो इतने पायदान पे नहीं था, अब की बार आया तो वो तीसरे स्थान पे था, जहाँ पे दिल्ली दूसरा था अगली बार। अभी सुश्री तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा कर लिया, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो सर जिस तरह डिसीजन हमारी सरकार ने लिया, तीसरी लहर भी आने वाली है, तो क्या सर ऐसा कदम उनका लेना ठीक था, ऐसा डिसीजन कि आप अनलॉक चला दीजिए, लॉकडाउन खत्म कर दीजिए? तो ऐसा डिसीजन लेना का हमारे यूपी सरकार का अच्छा है? संक्रमण से हम कितना बच पाएंगे, कितना हम सेफ रहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जी डॉक्टर अनूप, रिंकी जी की चिंता है कि धीरे धीरे देश में अनलॉक हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी नाम दिया, और जगह जगह हो रहा है क्योंकि धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आना चाहती है। तो ऐसे में अनलॉक को लेके थोड़ा सा डर है कि कहीं दोबारा से तीसरी लहर ना आ जाए, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, तो रिंकी जी हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लॉकडाउन तो लास्ट विकल्प होता है किसी भी सरकार के लिए लगाने के लिए, जब वो देखती है कि जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है, या वायरस है उसका नंबर ऑफ केसेज है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जब लॉकडाउन लगा सभी स्टेट्स में तो एक तरह का इमरजेंसी मेजर था, एक तरह का मेडिकल वॉर था, इमरजेंसी अगेंस्ट कोविड। लेकिन आप जानते हैं जान भी है जहान भी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया। तो अब हमें अनलॉक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अनिश्चित काल तक लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। इसलिए जो भी सरकारें अनलॉक कर रही है वो चरणबद्ध तरीके से कर रही है। ऐसे नहीं कि जैसे आज लॉक है तो अगले दिन सडनली अनलॉक कर दिया, सडनली धीरे करके वो उसको कर रहे हैं। जिससे पहले उन्होंने खोला, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज खोली, उसके बाद उन्होंने कुछ और एक्टिविटीज खोली, और अभी भी उन्होंने सोशल गैदरिंग को मना किया हुआ है। तो यहाँ पर जनता का सहयोग बहुत जरूरी है सरकार के लिए, कि जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और वैक्सीनेट करवाए अपने आप को। तो अगर आप ये दोनों चीज रखती हैं तो अनलॉक होने के बाद भी आप कोरोना से बच सकती हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए, लॉक के बाद अनलॉक करना तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो हमारी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी। इसलिए इकोनॉमी को वापस लाने के लिए सरकार को करना ही पड़ेगा। आपके सहयोग की जरूरत है, प्लीज उनको सहयोग दें और अपने आप को कोरोना से बचाएं। जी डॉक्टर अनूप, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार के साथ आम नागरिकों को भी जिम्मेदारी है कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तभी हम कोविड को रोक सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल का, जहां से मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मुकेश जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। आनंद जी आपको भी नमस्कार। जी मुकेश जी, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा सॉरी, हाँ मैं स्टार्टिंग में आपका नाम नहीं सुन पाया था, इसलिए मुझे लगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम है कि मेरे फादर हैं, उनकी एज है 79 ईयर। जी जी। उनको मई फर्स्ट वीक में कोरोना हुआ था, सेकेंड वीक में वो नेगेटिव भी आ गए थे जी, है ना। लेकिन अभी भी उनको लंग्स में प्रॉब्लम है। 3 एक्सरे पिछले हुए हैं, उनमें एक लंग्स में उनके अभी भी इन्फेक्शन है और प्रॉपर लंग वर्क नहीं कर रहा है, और उसके कारण उनको थोड़ा सा भी चलने में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और चक्कर भी आते हैं, वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसा कब तक चलेगा, और मतलब क्या ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर कराना चाहिए? जी डॉक्टर अनूप, पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात हो रही है। 79 ईयर्स एज है, मई के फर्स्ट वीक में इन्फेक्शन हुआ,
कोविड से ठीक हो गए लेकिन लंग्स का इन्फेक्शन बना हुआ है और अभी तक जा नहीं रहा है, क्या कारण हो सकता है और क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमें बताया कि पिताजी को जो प्रॉब्लम है, ऐसे कई पेशेंट्स को हम देख रहे हैं जो स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स हैं। जैसे हमने बताया अभी प्रोग्राम की शुरुआत में, कोविड जो इन्फेक्शन होता है लंग्स को सेकंड फेज में जाके डैमेज कर देता है और उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। इस फाइब्रोसिस की वजह से जो लंग की एक्सपेंशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इससे जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद भी वो कैपेसिटी बढ़ने में समय लगता है। तो कई पेशेंट में हमने देखा 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसे इसलिए बोला जाता है पेशेंट जब कोविड से ठीक हो जाता है उसके बाद भी इसको कोविड का जो फॉलोअप क्लिनिक होता है उसमें दिखाते रहना चाहिए। जैसे इनके पिताजी को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका मतलब कि इनके लंग्स में अभी भी जो है, पहला कारण हो सकता है कि फाइब्रोसिस अभी भी है और लंग एक्सपेंड नहीं हुआ है। दूसरा, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि कई बार कोविड के टाइम में हमें स्टेरॉइड देने पड़ते हैं जो कि जान बचाने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन बाद में उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोनों ही कारणों में आप एक फिजिशियन को दिखाकर पहली बात तो उसका ट्रीटमेंट वो एज पर फाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है तो एंटीबायोटिक देंगे, फंगल लगता है तो एंटी फंगल देंगे। आपको कुछ लंग की एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी, वो आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 1 से 2 महीने में आपके पिताजी पहले से बेहतर हो जाए। जी, और डॉक्टर अनूप, आपका चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत लंबा अनुभव रहा है और स्टेरॉइड बहुत यूज करते हैं उसमें, तो स्टेरॉइड को लेकर आपसे ये सवाल है कि जिन मरीजों ने लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग किया है और ज्यादा मात्रा में किया है, तो क्या उनको अब किस तरीके से एक बार रिकवर हो जाने के बाद किस तरह की चीजों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय तक स्टेरॉइड्स पे रहे हैं? बिल्कुल शायद भी जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड देना पड़ा बिकॉज ऑफ सीवियर कोविड इन्फेक्शन, उनको जैसे मैंने बताया पोस्ट कोविड जो फॉलोअप क्लिनिक है उसमें लगातार दिखाना चाहिए। उनको नजर रखनी चाहिए सबसे पहले कि अगर वो डायबिटिक भी थे तो इसके लिए एडिशनल रिस्क फैक्टर रहेगा। और जैसे हम जानते हैं ब्लैक फंगस एक महामारी के रूप में भारत में आई है और सरकार भी देखा गया कि स्टेरॉइड्स का ज्यादा यूज होना, साथ में अनकंट्रोल्ड डायबिटिक। तो सबसे पहली बात तो लक्षण वो देखेंगे कि ब्लैक फंगस के, जिसमें नाक में गंदा पानी आना या आंखों में सूजन हो जाना या चक्कर आ जाना या छाती में दर्द होना, ये सब सिम्टम्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक फंगस के होते हैं, उसको देखना चाहिए। और दूसरा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जैसे हमने बात कर रहे थे कि सेकेंडरी फॉलोअप में उनको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा जो अभी लंग्स की बात हो रही थी, जो फाइब्रोसिस और जैसे अभी उन्होंने बताया कि इनके पिताजी को सांस में तकलीफ है, ये तकलीफ भी परसिस्ट हो सकती है। तो ये तीनों ही चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समय पे फॉलोअप करते रहेंगे तो आप 3 महीने से 4 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो सकते हैं। जी, और अब हम रुक करते हैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का, जहां से अब्दुल जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गए हैं। अब्दुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो अब्दुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर जी, मेरा सवाल है सर कि जैसे वैक्सीन लगाने के बाद कितना दिन तक हम रोग क्षमता बना रहेगा, कितना लाइफ लॉन्ग उसकी कितना दिन तक है? क्योंकि सेकेंड में मैं जितने फ्रेंड्स हो रही है डॉक्टर वगैरह लगाए थे दोनों वैक्सीन, फिर भी नहीं बच सके। जी बिल्कुल। कितना खास है? जी डॉक्टर अनूप ये जानना चाहते हैं कि एक बार वैक्सीन लगवाने के बाद इम्यूनिटी कितने दिनों तक हमारे अंदर आ जाती है, और बहुत से लोग जिन्होंने दोनों वैक्सीन भी लिया था उन्हें भी इन्फेक्शन हुआ है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए जब हम पहली डोज वैक्सीन की लगाते हैं उसके बाद सेकेंड डोज कोवैक्सीन में 4 to 6 वीक्स के लगाना है, और कोविशील्ड में अब सरकार ने 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। तो जब सेकेंड डोज लग जाती है उसके जो है 2 हफ्ते के बाद हम कहते हैं कि इम्यूनिटी हमारी उस लेवल तक आ जाती है कि जब वो हम कहते हैं प्रोटेक्शन वो दे सकती है। तो इसमें आपको वैक्सीन जब पहली डोज लगाई और सेकेंड डोज लगाई, दोनों के टाइम में भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहना है, और सेकेंड वीक आफ्टर सेकेंड डोज आपको इम्यूनिटी का लेवल वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हम बताना चाहते हैं कि इसकी जो इफेक्टिविटी है वो 80 to 90% है अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि अभी जो भारत में अराउंड 28 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इससे डाटा में ये दिखा गया है कि अगर आपको दोनों डोज लग गई है तो आपके इन्फेक्शन होने के चांस जो है 0.004 है। आप मान सकते हैं कि करोड़ों में 1 या 2 पेशेंट को भी है इन्फेक्शन दोनों वैक्सीन लगने के बाद। तो अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, नीड फॉर आईसीयू और डेथ होने के चांसेस जो है बहुत मिनिमल हो जाते हैं।
तो इसलिए आप देखेंगे कि हालांकि आपने सही बताया, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी इन्फेक्शन हो गया, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन उनको हमेशा रही है और जैसे बताया आईसीयू और डेथ होने की संभावनाएं कम रही हैं। तो इसलिए अपने मन में दुविधा ना रखें, प्लीज जाकर अपने को वैक्सीनेट करवा लीजिए। ये एकमात्र उपाय है कोरोना से जीतने का। जी, और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का, जहां से अंकित जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अंकित जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी अंकित जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मेरी उम्र अभी 18 साल पूर्ण हुई है। जी क्या मैं अभी कोविड वैक्सीन लगाने के योग्य हूँ? जी डॉक्टर अनूप 18 साल के हो चुके हैं, क्या ये वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आप अभी सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन को प्रोग्राम चालू कर दिया है। अभी जहाँ भी जिस एरिया में आप रहते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं कोविन ऐप पर जाकर, और अपने नियरेस्ट जो भी सेंटर में वैक्सीन लग रहा है आप वहाँ का स्लॉट बुक कर सकते हैं। और कई सेंटर्स सरकार ने आपको वॉक इन सुविधा भी दी है, नहीं आप जाकर वहाँ पर अपने को रजिस्टर करवा के वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप प्लीज जाके वैक्सीन लगवाएं, अब आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन करने की। जी, और इस बीच कर्नाटक में बेंगलुरु से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं श्रीकांत जी का क्या सवाल है। श्रीकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत। एक सवाल ये है कि जैसे हमारे कॉरिडोर में कोई भी डिलीवरी बॉय आके जाता है तो कितनी देर तक उसके कीटाणु वहाँ रह सकते हैं ताकि हम सुरक्षित वॉकिंग कर सके? धन्यवाद, जय हिंद। जी डॉक्टर अनूप ये जानना चाहते हैं कि कितनी देर तक अगर कोई विजिटर आता है तो उससे जो इन्फेक्शन हो सकता है या उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो सरफेस इन्फेक्शन हो सकता है वो कितनी देर तक रह सकता है? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि लांसेट में स्टडी आई थी, उसके बाद ये इन्फेक्शन एयरबोर्न मान लिया गया है, यानी कि अगर कोई संक्रमित इंसान खांसता है, छींकता है, बोलता है बिना मास्क के, तो हवा में वो कई घंटों तक सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए यहाँ दो बातें हैं कि अगर आपका डिलीवरी बॉय मास्क लगा के आया है तो उसका एयरबोर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हवा में रह सकता है। दूसरा है कि फोमाइड बॉर्न, यानी कि उसने टच किया अपने हाथों से और उस सरफेस पर फिर आपने गलती से उसको टच कर लिया तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक तो कोई भी डिलीवरी बॉय आपके एरिया में आए बिना मास्क के आप कंट्री ना होने दें, और आप खुद भी हमेशा मास्क निकाल के लेके ही घर से बाहर निकलें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कॉरिडोर में घूम रहे हैं और आप हाथ कहीं टच भी हो जाता है, रेलिंग पर टच हो जाता है या लिफ्ट पे बटन पे टच हो जाता है, तुरंत आकर पहले हाथ को वॉश कर लीजिए साबुन से या सैनिटाइज को कर लीजिए। तो अगर आप दोनों को ध्यान रखेंगे तो कोरोना होने के चांसेस आपके मिनिमम हो जाएंगे। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर अनूप, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी श्रोताओं को ये हाथ जोड़ कर अपील करना चाहूंगा कि इस समय कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो काफी नीचे ढलान आ चुकी है, लेकिन आप प्लीज अपने गार्ड को लो ना करने दें। आप सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथ निरंतर साफ करते रहना और अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवाएं। अगर आप ये दोनों चीजों का पालन करेंगे तो हम आने वाले समय में कोरोना को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर अनूप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अनूप ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।